हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा गहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय लाभ होगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है, मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। ये कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी की है। आइए देखते हैं उनके अनुसार। देखिए क्या है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, मीन्स जितना आप संघर्ष करेंगे, जितना आप धूप में तपेंगे, ठीक है, धूप में तपने से मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाकर आप तपो। मेरा मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप चमकेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, सोना को जितना देर तक उसको आग के सामने रखते हैं उतनी ही उसकी चमक आती है। इसी तरह जितना आप मेहनत अपने लक्ष्य को पाने के लिए करेंगे उतनी ही आपकी जीत शानदार होगी। फिर आने वाले दिन आपको खुद लगेगा कि हाँ, मैंने उस दिन धूप में तप कर, यानी मेहनत में तप कर संघर्ष किया, जिस वजह से मुझे आज ये मुकाम हासिल हुआ। ठीक है, तो आप संघर्ष करते रहिए, जीत आपकी होगी। ठीक है, ओके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, आज का टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। क्या है? मुद्रा एवं बैंकिंग मीन्स मनी। ठीक है, हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ना है, लेकिन आज में हम क्या पढ़ेंगे? मुद्रा, मनी। तो आप बताइए मनी क्या है? क्या आप जानते हैं मनी क्या है? मनी तो बहुत आप देखे होंगे, डेली यूज भी करते होंगे। छोटा सा बच्चा भी होगा, वो भी मुद्रा के बारे में यानी मनी के बारे में जानता होगा। ठीक है, देखिए मुद्रा का कार्य क्या है। देखिए, एक तो हम लोग जनरल से जानते हैं कि मुद्रा के थ्रू हम लोग कोई चीज लेते हैं। ठीक है, लेते और देते हैं, यानी मुद्रा है क्या? एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। ठीक है, ये मुद्रा है। ठीक है, और क्या है इसका? मुद्रा के द्वारा हम आदान प्रदान करके कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ डिफिनीशन दी गई है, आइए हम लोग देखते हैं। प्रोफेसर वाकर के अनुसार क्या है? प्रोफेसर वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इनके अकॉर्डिंग क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, वही हम देखेंगे प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग। आइए हम लोग देखते हैं प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है। मुद्रा वह धुरी है, धुरी मीन्स पृथ्वी, धुरी किसको बोलते हैं? पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। जिसके चारों ओर क्या केंद्रित है? अर्थ विज्ञान। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या है। देखिए, मुद्रा वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, मुद्रा एक रूप एवं विभाजनीय होती है। ठीक है, मुद्रा का एक रूप होता है एवं विभाजनीय होती है। मुद्रा सर्व स्वीकार होती है, जो भी मुद्रा प्रचलन में है वो सभी को स्वीकार होती है। अब हम देखेंगे कि मुद्रा का विकास क्रम कैसे आया। आप देखे होंगे कि पहले मुद्रा तो होती नहीं थी, तो लोग कैसे आदान प्रदान करते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग कैसे करते थे? वस्तु विनिमय के द्वारा। मीन्स अगर आपको चावल चाहिए और आपके पास गेहूं है तो आप उनको गेहूं देकर चावल ले लेते थे। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। मीन्स एक वस्तु आपके पास है और दूसरी वस्तु किसी और के पास है, लेकिन आपको वो चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आप उसको देकर अपनी इच्छा अनुसार वस्तु ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या धीरे धीरे आया? पदार्थ मुद्रा आया। ठीक है, मटेरियल मुद्रा, किसी ने चमड़े का प्रयोग करके या किसी में तांबे का, वैसे इसको बना दिया गया। फिर हमारा क्या आया? शाख मुद्रा। ठीक है, शाख मुद्रा आया। अच्छा, ये बताइए प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है? प्लास्टिक मनी क्या होते हैं? आप जानते हैं, ये बहुत चलन में है प्लास्टिक मनी। बताइए प्लास्टिक मनी क्या है? देखिए, आप लोग तो बहुत यूज करते होंगे क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? ये प्लास्टिक मनी। वही दूसरी और एटीएम भी हमारा क्या है? एटीएम भी हमारा प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं मुद्रा का विकास क्रम। क्या है मुद्रा का विकास क्रम? देखिए, मुद्रा का विकास क्रम पहला हमारा क्या? वस्तु विनिमय। अभी मैंने आपको समझाया है कि वस्तु विनिमय क्या होते हैं। दूसरा पदार्थ मुद्रा। क्या है? पदार्थ मुद्रा। तीसरा शाख मुद्रा। शाख मुद्रा मतलब किस? चेक, ड्राफ्ट। ठीक है, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, ये सब क्या है? शाख मुद्रा। अच्छा, कागजी मुद्रा क्या है? कागजी मुद्रा क्या है? कागजी मुद्रा 4 टाइप से होते हैं। एक होता है प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र। क्या है? प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र। वही दूसरा क्या है? प्रतिनिधि कागजी मुद्रा। एक है प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र, दूसरा है प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, तीसरा है, इसको बैंक नोट भी कहते हैं, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा को। तीसरा हम देखेंगे परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, जिसे बैंक नोट इसे भी कहते हैं। ठीक है, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा बैंक नोट कहते हैं। देखिए, इनमें से केवल प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र अलग है, बाकी सब हमारे बैंक नोट से संबंधित है। ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं मुद्रा के कार्य। क्या है मुद्रा के कार्य? आइए हम देखते हैं मुद्रा के कार्य।
एक होता है प्राथमिक कर, एक होता है गौण कर, मीन्स द्वितीय कर, या बोल दीजिए आप सेकेंडरी वर्ग। क्या बोल दीजिए? सेकेंडरी वर्ग। ठीक है। एक है आकस्मिक कार्य। क्या है? आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। ठीक है। वही हम प्राथमिक कार्य देखेंगे। क्या है? विनिमय का माध्यम। हमने बताया था विनिमय का माध्यम, आप पैसे देकर जो चाहे आप वस्तु खरीद सकते हैं। दूसरा क्या है? मूल्य का मापक। क्या है? मूल्य का मापक। वही हम देखेंगे गौण कार्य क्या है? भावी भुगतान का आधार। क्या है गौण कार्य? भावी भुगतान का आधार है। ठीक है। ओके। और क्या है? मूल का हस्तांतरण। क्या है? मूल का हस्तांतरण। ठीक है। आकस्मिक कार्य में क्या है? आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना और संपत्ति की तरलता। क्या है आकस्मिक कार्य? आइए हम लोग देखते हैं क्या है। आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है, संपत्ति की तरलता। तरलता इन द मीन्स कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, मीन्स आप उसको खर्च कर सकते हैं, बट वही पैसे अगर आपके बैंक में होंगे या चेक में होंगे या एटीएम में होंगे तो आप ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अन्य कार्य क्या है? निर्णय वाहक और समन्वय का आधार। ठीक है। तरलता के माध्यम से है कि आपके पास वो पैसे जो आप खर्च कर सके। ठीक है। ओके। आप वन वर्ड में ये समझिए। अब देखेंगे मुद्रा की मांग। समान तौर पर 3 होती है मुद्रा की मांग। लेन देन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। किसके? अभी हमने बताया है मुद्रा की मांग किसमें होती है? कोई चीज लेने में और कोई चीज देने के उद्देश्य जो होते हैं उसी को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे सतर्कता में होती है। ठीक है। तीसरा क्या है? सट्टा में, स्पेकुलेशन के उद्देश्य हेतु और प्रिकॉशनरी हेतु। ठीक है। प्रिकॉशनरी हेतु। ठीक है। प्रिकॉशनरी हेतु और स्पेकुलेशन हेतु। ठीक है। मुद्रा की मांग होती है। अब हम देखेंगे मुद्रा की मांग होती है लेकिन मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है। देखो मुद्रा की पूर्ति तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आरबीआई द्वारा मुद्रा का पूर्ति किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? देखिए एक मिनिमम कोष रखना होता है। क्या रखना होता है? मिनिमम एक कोष रखना पड़ता है। ठीक है। जिसे मिनिमम रिजर्व रेशियो कहते हैं। मतलब क्या है? मुद्रा की पूर्ति हेतु हमें एक न्यूनतम कोष रखना पड़ता है। ठीक है। जो इसकी शुरुआत कब हुई है? 1957 से शुरुआत हुई है। ठीक है। देखिए रिजर्व कोष है क्या? मतलब सोचो जो हम मिनिमम रिजर्व स्रोत रखते हैं। क्या रखते हैं? ये सोचो आप, जो हम लोग मिनिमम, आइए समझाते हैं, मिनिमम रिजर्व हम लोग जो मिनिमम रिजर्व कोष हम लोग रखते हैं, कोष या सिस्टम रखते हैं, वो है क्या? देखिए ये 200 करोड़ रुपया। क्या है? 200 करोड़ रुपया तक हम लोग रख सकते हैं। इसमें या तो हम 200 करोड़ रुपए का हम लोग रखते हैं। क्या है 200 करोड़ रुपए में? 115 करोड़ का हम कोई सोने या धातु के रूप में रख सकते हैं। देखिए 200 करोड़ के रूप में हम लोग रख सकते हैं, जिनमें से 115 करोड़ रुपए में हम लोग गोल्ड फॉर्म या अदर धातु के रूप में रख सकते हैं और 85 करोड़ हम विदेशी मुद्रा या प्रतिभूति मुद्रा के रूप में इसको हम रख सकते हैं। समझ में आ गया? मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमारा कब आया था? 1957 में। आइए देखते हैं। देखिए भारत में मुद्रा पूर्ति का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत मिनिमम रिजर्व सिस्टम कितना रखी गई? कब शुरुआत हुई है? अभी हमने बताया कितना हुई है? 1957 में। ठीक है। कितना रिजर्व कोष है? 200 तक आप रख सकते हैं, जिनमें से 115 हम गोल्ड रखते हैं और 85 हम लोग रखते हैं विदेशी मुद्रा या प्रतिभूति मुद्रा के रूप में। ठीक है। ये देखिए रिजर्व कोष हम लोग कितना रखे हैं? 200 करोड़ का हमने रिजर्व कोष रखे हैं, जिनमें से 15 करोड़ रुपया सोना या धातु के रूप में, वही हम 85 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा या प्रतिभूति के रूप में। ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए ये कुछ टर्म है, मैंने बोला था थोड़ा इकोनॉमी टर्म मानी जाती है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्म होते हैं कि थोड़ा सा ध्यान में रख पाना तो डिफिकल्ट होती है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए M1 क्या है? देखिए एक फार्मूला है मुद्रा की पूर्ति के मापक की। इसकी फार्मूला क्या है आप देखेंगे? इसका क्या है फार्मूला? ये आपको दिखाई दे रहा है कलर? मुझे लगा नहीं दे रहा है, दूसरा कलर दिखती हूँ। हाँ ये देखिए क्या है? मुद्रा की पूर्ति के मापक का फार्मूला क्या है? M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD विथ RBI। मीन्स M1 हमारा क्या है? जनता के पास मृदा, क्या? जनता के पास मृदा प्लस मुद्रा होना चाहिए। ठीक है। मृदा नहीं, मुद्रा। जनता के पास मुद्रा। क्या है? जनता के पास मुद्रा। ठीक है। क्या है हमारा? M1 बराबर क्या है? जनता के पास मुद्रा। ठीक है। मुद्रा। ठीक है। ओके। जनता के पास मुद्रा। ठीक है। M1 बराबर क्या है? जनता के पास मुद्रा। C का मतलब क्या है? जनता के पास मुद्रा। बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाए ना, नीडी ड्राफ्ट होते हैं ना, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाए। OD क्या होता है? RBI के पास से अन्य जमाए। ठीक है।
वही हम M2 देखेंगे। देखिए थोड़ा सा टर्म याद रख लीजिएगा, 3-4 बार आप लिखकर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे M2 बराबर क्या है, M2 बराबर क्या है, M1 प्लस डाक खानों में बचत जमाए, ठीक है। अभी हमने देखा है कि M1 क्या है, C प्लस DD प्लस OD विथ RBI, ठीक है, प्लस डाक खानों में बचत जमाई, M2 बराबर ये हो गया। अब हम देखेंगे M3 बराबर क्या होता है, M1 प्लस बैंकों की टाइम डिपॉजिट, ठीक है, बैंकों की समाधि जमा, ये क्या है M3। वही हम देखेंगे M4 मीन्स क्या होता है, आप देखिए M4 मीन्स क्या होता है, M3 प्लस डाकघर की सभी जमाएं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, किसको छोड़कर, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर, क्या है M4। मुद्राओं का तरलता क्रम, क्या है मुद्राओं का तरलता क्रम, कैसे लिक्विडिटी आती है, कैसे क्या तरलता क्रम, पहले हमारा क्या होता है M1 और M2, M3 और M4, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे व्यापकता क्रम, क्या देखेंगे, व्यापकता क्रम, ठीक है। क्या है M4 उल्टा हो जाएगा M4 और M3 और M2, ठीक है, M1। देखिए अगर मुद्राओं का तरलता क्रम पूछे तो M1 से स्टार्ट और M2, M3, M4 तक, ठीक है। और अगर व्यापकता क्रम पूछे तो आप क्या बताएंगे, M4, M3, M2, M1। M1 को परिमित मुद्रा भी कहा जाता है, किसको कहा परिमित मुद्रा कहा जाता है, क्वेश्चंस पूछा गया है। M1 को परिमित मुद्रा कहा जाता है। M3 को क्या कहा जाता है, ब्रॉडर मुद्रा, ठीक है। M3 क्या कहा जाता है, बृहत मुद्रा या ब्रॉडर मनी, ठीक है, ओके। अब हम आएंगे, देखिए भारत में बैंकिंग इतिहास, कैसे भारत में बैंक स्टार्ट हुआ, इसका क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला बैंक कौन सा है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बताती हूँ, पहला बैंक हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, क्या है, पहला बैंक हमारा क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, जो कि ये 1770 में स्थापित किया गया है, ठीक है, ठीक है। पहला कौन सा बैंक है, देखें वर्ष 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपीय प्रबंधन के तहत पहला बैंक है। कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है। भारत में पहला प्रेसिडेंसी बैंक वर्ष 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित है, ठीक है। बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित कौन सा बैंक है, 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक कर दिया गया है, ठीक है। वर्ष 1808 में कौन सा हुआ, बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्नामकरण किया गया, ठीक है। देखिए भारत का जो पहला प्रेसिडेंसी बैंक था 1806 में था, जिसको नाम दे दिया गया बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से। फिर वही 1808 में क्या हो गया है, ये बैंक ऑफ बंगाल में ये इसका के रूप में इसका पुनः नामकरण किया गया है, ठीक है। वही वर्ष 1840 में हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की, किसकी स्थापना की, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की है, ठीक है। अब एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब वही हम देखेंगे 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की, ठीक है। देखिए जहां जरूरत होगी मैं आपको वही समझा दूंगी, ये थोड़ा फैक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। वर्ष 1883 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई है। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसियों बैंक कौन से तीनों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, क्या क्या है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गठन किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक का गठन कब किया गया है, तो कब किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। अब देखेंगे हम लोग जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी आप यूज करते हैं SBI बहुत ही तेजी से, ठीक है। तो SBI का पहला नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए, जो कि कब हुआ है SBI में चेंज, 1955 में, याद रखिएगा, ठीक है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों का सम्मिश्रण है, मींस बैंक ऑफ बंगाल को भी मिला दिया गया है, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुआ था, और बैंक ऑफ बंगाल जो 1808 में बना था, और बैंक ऑफ मद्रास जो बना था 1843 में। ये तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया है, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे वर्ष 1865 में, देखिए 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई है। देखिए भारत का सबसे पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक है। देखिए इलाहाबाद बैंक जो है ये क्या है, पूछ सकता है, ये क्या है, भारत का पहला ज्वाइंट स्टॉक बैंक है, ठीक है। वर्ष 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। 1881 में किसकी स्थापना की गई है, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। इसको बोलते हैं प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ठीक है,
ओके। वर्ष 1894 में पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला प्रथम बैंक था। ये पूर्ण रूप से याद रखिए, पूर्ण रूप से भारतीय। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ओके। देखिए प्रमुख वित्तीय संस्थान देखिए क्या है, कुछ संस्थान दिए हैं, उनका स्थापना वर्ष और मुख्यालय क्या है। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए जो ये बैंक के इतिहास में है, भारत में बैंकिंग इतिहास को आप इतना ध्यान रखिएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कितने बैंकों को मिलाकर और कब किया गया, मतलब ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, इनका इंपीरियल का एसबीआई कब बनाया है राष्ट्रीयकरण करके, तो ये बनाया गया है 1955 पे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक आप ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है, पहला ज्वाइंट बैंक, और ये तीनों ध्यान रख लीजिएगा, ये ठीक है, ओके। अब देखिए प्रमुख वित्तीय संस्थान, मैंने बताया था कभी कभी एग्जाम में इसकी स्थापना और मुख्यालय पूछ लेता है। ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं क्या है स्थापना और इसका मुख्यालय क्या है। देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और मुख्यालय है न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948। देखिए आप कम से कम इसको 3 से 4 बार ये पढ़िए। ठीक है, देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। अब एसबीआई हम देखेंगे, एसबीआई का भी हमने देखा था कितना है 1955 में। इसका कहाँ मुख्यालय है? मुंबई। कहाँ एसबीआई का मुख्यालय? मुंबई। वही हम देखेंगे एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? ये एसबीआई की बाद हुई थी, मीन 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय साधारण बीमा निगम 1972 में, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, कृषि एवं, ये याद रखेगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्थापना कई बार पूछा गया, कब हुई है? 1982 में, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब हम देखेंगे एग्जिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, भारतीय लघु विकास बैंक, ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये 1990 में बनाया, यानी कि लेटेस्ट आप कह सकते हो, ये लखनऊ में है। देखिए मोस्टली जो भी है सब मुंबई में है, लेकिन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के देखिए मुख्यालय में तो आपको कोई भी जल्दी से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली मुख्यालय मुंबई में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये बस अलग है। जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। वहीं दूसरी ओर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और बाकियों का मुख्यालय ये है सारा मुंबई। ठीक है, ओके। देखिए इसमें थोड़ा अधूरा रह गया इतिहास में, देखिए क्या है। अब वही हम लोग 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई। वर्ष 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है? 1911 में। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारतीयों का पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, ओके। अब हम कुछ देखेंगे आरबीआई के बारे में। देखिए आरबीआई से भी क्वेश्चंस आते हैं कि आरबीआई क्या करता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक, ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक, जिसको बोलते हैं आरबीआई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 के किस एक्ट के थ्रू? 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? आइए देखते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, कब किया गया है? 1 जनवरी को 1949 में, 1 जनवरी को 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय से संबंधित देखिए क्वेश्चंस क्या है। देखिए इसका जो मुख्यालय है क्या है? मुंबई। 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई। ठीक है, और लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कलकत्ता में था। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कलकत्ता में था। ठीक है, ओके। वर्तमान में आप ये बताइएगा, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? ठीक है, ओके। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट।
ये देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के थ्रू? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग समिति के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की सिफारिश पर की गई थी। क्या है? रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग समिति 1926 के नाम से जाना जाता है, की सिफारिश के आधार पर की गई थी। किसके आधार पर की थी? आप इतना ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग समिति, जिसे क्या बोलते हैं? रॉयल कमीशन। देखिए आरबीआई रहेगा तो रॉयल रहेगा, याद करने का टिक देखिए क्या है, देखिए आरबीआई रहेगा तो रॉयल ही रहेगा, ठीक है। रॉयल कमीशन अगर आपने इतना याद रहेगा तो आप वहां पे टिक करना होता है, वहां पे आप टिक कर ले जाएंगे, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए अभी बताया 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्ष 1937 से इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। वही स्थापना के समय कब था? कहाँ था? कलकत्ता में था, ठीक है। प्रथम आरबीआई गवर्नर, कई बार ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन है? सर आशबॉर्न स्मिथ। कौन है? सर आशबॉर्न स्मिथ। कौन है आरबीआई के प्रथम गवर्नर? सर आशबॉर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? आप हमें बताइए, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना, अब देखिए इसका क्या है संरचना? केंद्रीय निदेशक मंडल, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं? पहला क्या है? केंद्रीय निदेशक मंडल। उसके बाद क्या आते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। फिर उप गवर्नर, जो कि 4 होते हैं। देखिए अब क्या है? केंद्रीय निदेशक मंडल, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तीसरा 4 उप गवर्नर, चौथा कार्यकारी निदेशक। चौथा क्या है? कार्यकारी निदेशक। और फिर इसके बाद अन्य। ये भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना है, ठीक है। आरबीआई के प्रमुख कार्य से जरूर क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। मेरी आरबीआई ही इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका क्या है? मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में क्या करते हैं? इसका मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में करेंसी नोटों का निर्गमन, ठीक है। करेंसी नोटों का ये जारी करता है, ठीक है, निकालता है, ठीक है। सरकार का बैंकर है। क्या है ये? सरकार का ये बैंकर इसको बोलते हैं। बैंकों के बैंक के रूप में भी जाना जाता है इसको। विदेशी विनिमय का प्रबंधन है। वित्तीय प्रणाली बैंकिंग व्यवस्थाओं का नियमन एवं पर्यवेक्षण करता है। भुगतान एवं निपटान प्रणाली का नियामक एवं पर्यवेक्षण के रूप में करता है। अंतिम ऋणदाता भी है, साख नियंत्रण आदि। मीन्स जितने भी हैं सारे काम आरबीआई के, ठीक है। क्या है? एक बार रिपीट करिए। मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में, करेंसी नोटों का निगमन, सरकार का बैंकर है ये, बैंकों के बैंक के रूप में, विदेशी विनिमय का प्रबंधन, वित्तीय प्रणाली क्या नियमन एवं पर्यवेक्षण, भुगतान एवं निपटान प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षण, अंतिम ऋणदाता, साख नियंत्रण आदि। अब क्या है? मौद्रिक नीति। देखिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको नेक्स्ट डे कवर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।